गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ सैलरी के चैप्टर से, एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, उसकी कैलकुलेशन क्या होती है, किस वजह से दिया जाता है, क्या क्या, ये छोटी छोटी सी डिस्कशन करेंगे 5-10-15 मिनट का वीडियो, जिससे कि मैं सिर्फ और सिर्फ एचआरए रिवाइज करा सकूँ। लेकिन एचआरए रिवाइज कराने के लिए मेरे को एक दो कंपोनेंट की और जरूरत पड़ेगी, तो मैं फटाफट उन डिस्कशन पे आ जाता हूँ। देखिए, सैलरी होती क्या है? सैलरी आपकी कंप्राइज करती है कुछ चीजों से। अगर आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, क्या कह रहा हूं मैं? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं किसी के यहाँ जॉब भी कर सकता हूं और एज अ फ्रीलांसर भी काम कर सकता हूं। वही काम अगर मैं जॉब में कर रहा हूं तो मेरे को जो रेम्युनरेशन मिल रहा है उसको सैलरी कहा जाएगा, और वही काम एज अ फ्रीलांसर कर रहा हूं तो वो मेरी प्रोफेशनल रिसीट कही जाएगी और टैक्सेबल होगी अंडर द हेड पीजीबीपी। तो अभी मैं बात कर रहा हूं सैलरी की। तो सैलरी के कुछ कंपोनेंट जो हमें सैलरी के चैप्टर को में देखने को मिलते हैं, तो एक होता है बेसिक सैलरी, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे अलाउंस, जिसमें अभी हम एचआरए की बात करने वाले हैं। उसके बाद होते हैं पर्क्स, ठीक है। और उसके बाद होते हैं रिटायरमेंट बेनिफिट। तो पूरे चैप्टर में हम इनकी बात करने वाले हैं। देखो दोस्त, ये शॉर्ट वीडियो बन रहा है, तो इससे मेरी मेन क्लासेस का आप अंदाजा मत लगाइएगा। मेन क्लासेस बड़ी डिटेल में चलती हैं, जो फुल फ्लेज क्लासेस होती हैं वो आप हमारी ऐप पे भी देख सकते हैं, तो वहां पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद भी मैं एक चीज और लेता हूं, पेंशन। आप बड़े बड़े ऑथर्स की बुक देखेंगे ना, आहूजा सर हो गए, सिंघानिया सर हो गए, सारे टीचर्स जो हैं रिटायरमेंट बेनिफिट में ही पेंशन को कवर करते हैं। मैं जानबूझ के पेंशन में कवर नहीं करता सर, मेरे गुरु हैं, मैं उन सबका रिगार्ड करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को समझाने के लिए पेंशन को अलग रख लेता हूं, क्योंकि पेंशन रिटायरमेंट के बाद मिलती रहती है, ठीक है ना। क्योंकि रिटायरमेंट बेनिफिट क्या है? रिटायरमेंट बेनिफिट में मैंने उन कैटेगरी के बेनिफिट्स को डाला हुआ है जो रिटायरमेंट के टाइम पे एक बार मिले और काम खत्म। लेकिन पेंशन एक ऐसी चीज है जो कि लमसम में भी मिलती है और मंथली भी चल सकती है, तो इस वजह से मैं पेंशन को अलग से समझाने की कोशिश करता हूं। तो अलाउंसेज और पर्क्स में एक बार डिफरेंस जान लेते हैं, क्योंकि आज मेरे को इसी के बारे में बात करनी है। तो अलाउंसेज और पर्क्स की बात करें, देखो दोस्त, मेरी जॉब लगी गुड़गांव में, लेट से 50,000 रुपीज पर मंथ पे। लेकिन मैं रहने वाला कहीं बाहर का था, ठीक है। मैं रहने वाला कहीं बाहर का था, लेट से मैं राजस्थान का रहने वाला था, कहीं दूर से आ रहा था, बीकानेर का रहने वाला था। तो मैं जब गुड़गांव आके जॉब कर रहा हूं, तो मेरे एम्प्लॉयर से बात हुई, उन्होंने कहा 50,000 रुपीज मिलेंगे तुम्हें। मैंने कहा सर, मैं 50,000 रुपीज सैलरी से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, आपने मेरे को इतनी सैलरी दी, गुड एनफ, मैं अपने आप को प्रूव करूंगा, कल को और ज्यादा मिल जाएगी। लेकिन एक बात है, मैं बीकानेर से आके गुड़गांव रहूंगा कहां? या तो देखो, मैं अपने एम्प्लॉयर से, देखो लॉ पता है क्या होता है? लॉ बहुत फैंटास्टिक चीज है। क्यों? लॉ क्या है? गाइडलाइंस हैं, और वो गाइडलाइंस प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देख के बनी है, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देख के बनी है। तो प्रैक्टिकलिटी में जो डिफिकल्टी आ रही थी, डे टू डे लाइफ में जो डिफिकल्टी आ रही थी, उनको हैंडल करने के लिए लॉ बना हुआ है। लॉ ये नहीं है कि एसी रूम में बैठे थे, जो मन में आया बना दिया ना। तो अब मैं अपने एम्प्लॉयर से क्या कह रहा हूं, वो ध्यान से समझना, और उसके बाद आपको अलाउंस और पर्क में 2 मिनट में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। मैंने अपने एम्प्लॉयर से कहा, सर मैं बीकानेर से आके गुड़गांव जॉब करूंगा, तो मेरे को रहने के लिए कोई व्यवस्था करनी पड़ेगी। आई हैव टू अरेंज सम अकोमोडेशन फॉर माई सेल्फ, ठीक है। तो सर उसके लिए आप मेरे को कुछ मदद कीजिए। अब मेरे एम्प्लॉयर के पास 2 ऑप्शन आते हैं, या तो वो मेरे को पैसा दे दे और मैं अपना घर खुद अरेंज कर लूं, या फिर वो मेरे को घर ही दे दे, तो अब 2 चीजें समझ लेना। जहां पे मेरे एम्प्लॉयर ने मेरे को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए क्या दे दिया? पैसा दे दिया। क्या दे दिया? पैसा दे दिया। तो वो तो हो गया अलाउंस। जहां पे मेरे को कैश मिल गया फॉर फैसिलिटी, तो वो हो गया मेरा अलाउंस। और जहां उसने मेरे को पैसा नहीं दिया लेकिन फैसिलिटी अवेल करा दी, उसके पास एक घर पड़ा हुआ था, वो घर उसने मेरे को दे दिया कि भाई तू इसमें रह ले, तो वो क्या हो गई? फैसिलिटी। और वो फैसिलिटी मेरे को उसने प्रोवाइड कर दी। तो यहां पे उसने मेरे को कैश नहीं दिया, यहां पे क्या किया? पर्क्स में क्या किया? फैसिलिटी दी है। लेकिन अलाउंसेस में क्या होता है कि उसने मेरे को कैश दे दिया, जा भैया अपने आप अरेंज कर ले। तो बेटे पर्क्स भी सैलरी के हेड में ही टैक्सेबल होते हैं, क्योंकि ये देखो ना, उसने आपको फैसिलिटी दी। अब जो उसने फैसिलिटी दी है कि मेरे घर में रह ले, तो जो तुम्हें 50,000 रुपए मिल रहे हैं वो तो तुम्हारी पूरी जेब में गए, और जो उसने कहा कि मेरे घर में रह ले, अब वो जो घर में रहने की वजह से जो तुम्हारे पैसे बच गए, उसकी भी तो कोई वैल्यू निकाली जाएगी, और वो वैल्यू तुम्हारे हाथ में टैक्सेबल होनी चाहिए। तो पर्क्स में वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी। और बात रही अगर आपको कैश दिया गया,
घर के लिए कैश दिया गया तो उसे कहते हैं हाउस रेंट अलाउंस। तो आओ जी हम हाउस रेंट अलाउंस की बात कर लेते हैं। तो हाउस रेंट अलाउंस कितना एग्जेम्प्ट होता है वो कहां पे लिखा हुआ है, सेक्शन 10। देखो जब मैं अपनी फुल फ्लेज क्लासेस में बात कर रहा होता हूं ना, तो वहां पे बड़ी डिटेल में इस बात की डिस्कशन होती है। सेक्शन 10 क्या है, हमारा एग्जेम्पशन का सेक्शन है, एग्जेम्पशन का। तो क्या क्या चीजें, कौन कौन सी इनकम एग्जेम्प्ट होती हैं उनकी बात करते हैं। तो सेक्शन 10 को कहा जाता है हॉलीडे इनकम्स। क्या कहा जाता है, हॉलीडे इनकम। तो सेक्शन 10 में बड़ी डिटेल में डिस्कशन है कि हम लोगों की ये इनकम एग्जेम्प्ट होंगी। तो वहां पे सेक्शन 10 क्लॉज 13A है जो कि यह समझाने की कोशिश करता है कि हमारा एचआरए कैसे एग्जेम्प्ट होगा। क्या कह रहा हूं मैं, एचआरए कैसे एग्जेम्प्ट होगा। लेकिन वो जो एचआरए की कैलकुलेशन है कि एचआरए जो एग्जेम्प्ट होना है वो कितना एग्जेम्प्ट होना है, वो जो कैलकुलेशन दी हुई है बहुत ध्यान से समझना, वो दी हुई है इनकम टैक्स रूल 1962 के रूल 2A में। कहां पे दी हुई है, रूल 2A में। तो ये रूल 2A और 1013A का मिक्सचर आपके सामने आ रहा है। तो कंसाइज मैनर में वो सारी चीजें लिखी हुई। तो अब इस पे मत जाओ ज्यादा, ठीक है। तो आ जाते हैं हम अपनी क्लास की बातों पे। तो अब अगर आपको घर मिल रहा है, तो देखो आपको चाहिए घर, आपको अल्टीमेटली चाहिए घर। सर मैं गुड़गांव आ गया जॉब करने के लिए आपके पास, अब मेरे को घर तो अरेंज कर दो। तो घर दो तरीके से अरेंज हो सकता है, या तो मालिक दे दे कैश, या आपको दे दे डायरेक्टली घर की फैसिलिटी। तो घर की फैसिलिटी मिलेगी तो हम बात करेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन की। किसकी बात करेंगे, रेंट फ्री अकोमोडेशन की। तो किसी दिन उसका भी एक छोटा सा वीडियो मैं बना के डाल ही दूंगा। लेकिन अभी तो क्या मिला है, कैश मिला है। और कैश मिला है तो वो कितना टैक्सेबल होगा वो हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो अगर हमें बेसिक सैलरी मिल रही है, एग्जाम्पल बेसिक सैलरी मिल रही है 50,000 रुपीज पर मंथ की, 50,000 रुपीज पर मंथ की, और उसके बाद मेरे मालिक ने मेरे को हाउस रेंट अलाउंस दे दिया, मेरे मालिक ने मेरे को हाउस रेंट अलाउंस दे दिया लेट्स से 15,000 पर मंथ। तो मेरा कितना टैक्सेबल होगा, कितना टैक्सेबल होगा। अब एक बात बताओ, जब तुम्हें हाउस रेंट अलाउंस मिल गया, अब तुम किराए के 15,000 रुपए तुम्हें किराए के नाम के मिले, तो तुम कितने का किराए का घर लोगे, वो तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, वो तो क्लियरली तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। नहीं सर मालिक ने 15,000 रुपए का दिया है तो 15,000 रुपए का तो लेना पड़ेगा ही। बेटे उसने फिक्स कर दिया, तू 15,000 रुपए ले, अपना घर अरेंज कर ले। तू कम का ले मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू ज्यादा का ले तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तू 15,000 का पूरे का ले तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आपको 15,000 रुपए मिल गए हैं, वो अब आप अपने यूटिलाइज करो, ठीक है। तो अब इसी के बेसिस पे हमारा ये हाउस रेंट अलाउंस का जो डिडक्शन है वो बनी हुई है। क्या कहता है जरा ध्यान से देखिए, कहता है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, इज एग्जेम्प्ट। हम आपको कुछ पॉइंट बता रहे हैं। कितने पॉइंट बता रहे हो सर, ए बी और सी। कितने पॉइंट बता रहे हैं, 3। कितने, जल्दी जल्दी बोलो, 3 पॉइंट बता रहे हैं। इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा, कौन सा होगा, सबसे छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट होगा। फिर दोबारा, जो सबसे छोटा होगा वो एग्जेम्प्ट होगा, टैक्सेबल नहीं होगा, वो क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। तो इसका मतलब सर टैक्सेबल कितना होगा, बेटे टैक्सेबल होगा जो हम लोगों ने एचआरए रिसीव किया, जो हम लोगों ने एचआरए रिसीव किया वो, और माइनस कर देंगे जो अभी हम ऊपर की तीनों पॉइंट में से सबसे छोटा वाला निकालने वाले हैं जो एग्जेम्प्ट होएगा। बस हो गया, ये इतना सा पॉइंट है, बस इतने से में काम करना है। तो अगर मैं कहूं, अभी मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं कहता हूं ए पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, एचआरए आपको रिसीव हुआ 15,000 रुपए का, ठीक है। अब आपने ए पॉइंट निकाला, वो आया 7,000 रुपीज का, ठीक है, 7,000 आया। बी पॉइंट निकाला वो आया 8,000 का, और उसके बाद अब 80,000 लिख दिया, 8,000, ठीक है। और सी पॉइंट आया 9,500 का। बताओ सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा 7,000। तो 7,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 7,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो 15,000 माइनस 7,000, 15,000 माइनस 7,000, तो 8,000 विल बी टैक्सेबल इन योर हैंड। बस इतना सही तो काम करना है। तो अब मेरे को करना क्या है, मेरे को तो बस आपको 3 पॉइंट सिखाने, कौन कौन से, ए बी सी। काम हो गया, काम खत्म, एचआरए फिनिश फिनिश फिनिश, ठीक है। इतनी सी बात है। चलो फिर फटाफट एचआरए के 3 पॉइंट पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट कहता है, सबसे पहला पॉइंट कहता है कि एचआरए रिसीव्ड, सबसे पहला कहता है कि एग्जेम्प्ट कितना होगा, एचआरए रिसीव्ड। मतलब एचआरए जो तुम्हें रिसीव हुआ वही एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर तीनों पॉइंट में वही सबसे छोटा है।
सर समझ में नहीं आई। बेटे आपको एचआरए कितना रिसीव हुआ? 15,000। बी पॉइंट निकला से 20,000 और सी पॉइंट निकला 22,000। तो आपको एचआरए कितना मिला? 15,000। एग्जाम्प्ट कौन सा है तीनों में से? सबसे जो छोटा होगा। कौन सा है सबसे छोटा? 15,000। तो 15,000 माइनस 15,000 एग्जाम्प्ट पूरा का पूरा हो गया, तो टैक्सेबल 0। समझ में आई बात? बस इतनी सी तो बात है। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ एचआरए रिसीव्ड, ठीक है। दूसरा पॉइंट कहता है रेंट पेड। सर रेंट पेड मतलब भाई तुमने मालिक से पैसे लिए 15,000 रुपए, किसी को तो रेंट दोगे। सर मैंने ना मालिक से झूठ बोला था। मैंने कहा क्या मतलब? सर मैंने ना, मैं बीकानेर से आके तो यहाँ पे रह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे ना मेरे भैया रहते हैं, मैं तो भैया के साथ रह लूंगा। बहुत अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छी बात है। तो कंपनी ने तो सबके लिए पॉलिसी बनाई थी, जो आउट स्टेशन से यहाँ पे आके रहेंगे हम उन्हें 15,000 रुपए देंगे, तेरे को भी 15,000 रुपए दिए। तूने रेंट पे ही नहीं किया, तूने रेंट पे ही नहीं किया, तो तेरा रेंट पेड हो गया 0। कितना हो गया? 0। अरे लिमिट तो देख लो पूरी। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। सैलरी कितनी है तुम्हारी? अभी तो हमारी सैलरी 50,000 है ना, तो तुम्हारे लिए क्या होएगा? 0 माइनस 50,000। सर मेरी लिमिट तो नेगेटिव में जा रही है। नलायक को, पैसे भी कभी नेगेटिव में होते हैं। मतलब क्या, तूने एचआरए में रेंट पे नहीं किया ना, अब तू एम्प्लॉयर को पैसा दे। यार गंदी गंदी बातें मत करना, देखो तरीके से समझो बातों को, ठीक है ना। तो जहां पे ये नेगेटिव हो रही है लिमिट, तो ये अपने आप क्या हो गया? 0, ठीक है ना। तो रेंट पेड, तुमने अगर कहीं पे रेंट नहीं पे किया क्योंकि तुम्हारा अपना घर है या भैया भाभी के यहाँ रह रहे हो, जहां मर्जी रह रहे हो, ठीक है ना। अब सैलरी 10% ऑफ सैलरी। अभी हमारे क्वेश्चन में 10% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी का मैंने निकाल दिया। अभी आगे इसके बारे में बात भी करूंगा। तो वो कितना आया? 5,000 माइनस किया, कितना आ रहा है? सर ये तो माइनस 5,000 आ रहा है। बेटे माइनस 5,000 नहीं, ये क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। समझ में आई बात? डन है जी, ठीक। उसके बाद तो सेकंड लिमिट क्या हो गई? रेंट पेड, जितना मैंने रेंट पे किया माइनस 10% ऑफ सैलरी, माइनस 10% ऑफ सैलरी। लास्ट पॉइंट फिर दोबारा ध्यान से सुनिएगा। लास्ट पॉइंट कहता है 40% और 50% ऑफ सैलरी। सर 40% और 50% ऑफ सैलरी मतलब? बेटे या तो सैलरी का 40%, सी लिमिट क्या होगी? या तो सैलरी का 40% या सैलरी का 50%। सर 40 कब होगा, 50 कब होगा? अरे रुक जाओ भैया, यहां पे लिखा हुआ है, यहां पे लिखा हुआ है अगर आप रह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूं, रह रहे हैं। सपोज करो आप गुड़गांव में काम करते हो, मतलब आपका एम्प्लॉयर का ऑफिस गुड़गांव में है, सोना रोड पे, लेकिन आप रह रहे हैं दिल्ली में। तो कहता है अगर आप रिसाइड कर रहे हैं इन दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, अगर आप इन 4 जगहों में से कहीं रह रहे हैं, तो लास्ट वाली लिमिट कितनी हो जाएगी? 50%। रह रहे हैं, मैं फिर दोबारा कह रहा हूं नलायक को, वर्ड देखना, रह रहे हैं, ठीक है ना। कहां रह रहे हो? गुड़गांव में जॉब कर रहे हो, रहते दिल्ली हो, तो ये वाली लिमिट 50% लगेगी, 40% नहीं लगेगी। उल्टा रह रहे हो गुड़गांव में, जॉब करते हो दिल्ली में, तो ये वाली लिमिट 40% हो जाएगी। समझ में आई बात? बस एक क्वेश्चन कर लेते हैं, काम खत्म मेरा, ठीक है। चलो जी फटाफट तीनों लिमिट याद रख लेना भाई। फॉर्मूला है सिंपल, एचआरए रिसीव्ड, दूसरा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, और लास्ट 40% और 50% ऑफ सैलरी। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना। एक क्वेश्चन ऐसे दिखाने जा रहा हूं, एग्जाम में आया था, बच्चों ने वहां पे भी गड़बड़ कर दी, क्योंकि हम लोगों ने क्या निकालना है, हम लोगों के दिमाग में क्या रहता है भाई, हम लोगों ने निकालना है टैक्सेबल कितना होगा। नहीं, कभी कभार ये पूछ लेता कि एग्जेम्प्ट कितना होगा, तो तुम टैक्सेबल निकालने के पीछे रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, ये हो गया टैक्सेबल। उसने पूछा ही एग्जेम्प्ट है, नालायकों, ठीक है। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन पे आते हैं पहले एक बार, उसके बाद मैं थोड़ी सी टेक्निकल बातें और करूंगा, लेकिन बाद में करूंगा, ठीक है। कंप्यूटर एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 13A इन द फॉलोइंग केसेस। तो 5 केसेस हैं, मतलब एक तरह से 5 इंप्लॉई हैं, A, B, C, D और E, ठीक है। कहां रह रहे हैं? रहना इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए रह कहां कर रहे हैं? पहला दिल्ली में रह रहा है, मतलब 50%। दूसरा नोएडा में रह रहा है, यूपी, तो 40%। मुंबई में रह रहा है, तो कितना हो गया? 50%। पटना में रह रहा है, 40%। बेंगलोर में रह रहा है, सर 40%। सर बेंगलोर की तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत आई है, जितनी मर्जी आई हो, हमने लॉ में लिखी 4
4 सिटीज लिखी हैं, स्टेट भी नहीं बोलूंगा, सिटीज, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई, बस इन 4 में हुए तो 50% है, अदरवाइज कहीं पे भी हो, ठीक है ना, हम नहीं जानते जी आपको। सैलरी पर मंथ 4,000, है इतने पे तो चलो कोई बात नहीं, पहले का डाटा है। सैलरी पर मंथ 4,000, 6,000, 8,000, 3,000, 5,000, 4,000, 6,000, सी के केस में 8,000, 3,000 एंड 5,000। एचआरए कितना रिसीव हो रहा है? 1,500, 1,200, 5,000, 1,000 एंड 1,500। ठीक है, रेंट पे कितना किया जा रहा है? वाह, पहले वाले में तो मजा ही आ गया। रेंट पेड कितना है? रेंट पेड कितना है? निल, जीरो। तो बी वाली लिमिट कितनी आएगी? जीरो। देखो एक चीज का ध्यान दो, थोड़ा सा ना आईक्यू लेवल बढ़ाना है, ठीक है ना, हम बस पागलों की तरह मेहनत करते रहते, गधे बन जाते, थोड़ा सा दिमाग का लेवल और बढ़ाओ। रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, जैसे ही ये होगा जीरो, ये वाली लिमिट आ जाएगी जीरो, तो इनमें से इधर देखो ना, ये वाली लिमिट, बी वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? जीरो, और सबसे छोटा क्या हो जाएगा? जीरो। मतलब जहां रेंट पेड निल होगा वहां पे जितना भी एचआरए रिसीव होगा वही टैक्सेबल होगा। देख लो भाई, देख लो, ठीक है। एचआरए तो यहाँ पे निल, एग्जेम्पशन मिलेगी नहीं, तो पूरा टैक्सेबल। एचआरए रिसीव 1,500 रुपए, पूरा टैक्सेबल। यहाँ पे तो कोई 3 स्टेप नहीं लगाया, कुछ नहीं किया, थोड़ा सा दिमाग लगाया और एक बारी में आंसर। चलो जी आगे चलते हैं। मैं तो केसेस बनाऊं फटाफट, जल्दी जल्दी केसेस बनाता हूं और आपको बताता हूं। तो ए का तो हम लोगों ने हिसाब किताब कर दिया, बी, सी, डी एंड ई, ठीक है। बेसिक सैलरी 4,000, 6,000, 8,000, 3,000, 5,000, 8,000, 3,000, 5,000, 5,000। दिल्ली, नोएडा, मुंबई, दिल्ली, नोएडा, मुंबई, पटना, बैंगलोर। ये जल्दी वाली क्लासेस में ना राइटिंग ऐसी आती है यार, वैसे भी राइटिंग बहुत ही गंदी हो गई अब तो। एचआरए कितना मिल रहा है जी? 1,500, 1,200, 5,000, 1,015। रेंट पेड कितना है? निल, 1,000, 6,800, 1,000, 6,800। देखो इस छोटे से क्वेश्चन में ना सारी चीज़ें ऑलरेडी, मैं झूठ क्यों बोलूँ, आहूजा सर की बुक से क्वेश्चन है, तो ऑलरेडी सर ने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे मैथ्स की क्वेश्चन सॉल्व करते थे ना बेटे, कि हम लोगों को वो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला कहीं पे अप्लाई करना है, तो पहले फॉर्मूला लिखते थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वहाँ यहाँ पे भी ये लिखोगे, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्ट, ठीक है। कौन कौन सा है? ए, एचआरए रिसीव्ड, एक तो राइटिंग की बैंड बजी हुई है, ठीक है। रेंट पेड आप लोग पूरा लिखेंगे, मेरे पास स्पेस कम है तो इस वजह से ऐसी हरकत कर रहा हूं मैं। और लास्ट हो गया 50% या 40% ऑफ सैलरी, ठीक है। तो अगर मैं एक ही बात करूं तो यहाँ पे तो मैंने निकाल लिया कि मेरा टैक्सेबल होगा, टैक्सेबल इज इक्वल टू रिसीव्ड माइनस एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा एग्जेम्प्ट कितना होना है इस वाले केस में? ए केस में तो मेरा निल होना है, और बी केस के लिए अब बनाते हैं। तो बी केस में हमारा एचआरए रिसीव्ड हुआ है 1,200, उसके बाद रेंट पेड है 1,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो 10% ऑफ सैलरी, बेसिक सैलरी का मैंने 10% लिया है, इसके बारे में अभी डिस्कस करता हूँ। और लास्ट केस है, नोएडा में रह रहा है तो ये 40% ऑफ सैलरी आएगा, तो 6,000 का 40%, तो कितना हो गया? 24, 2,400। तो ये वाली लिमिट आई मेरी 400। तो सबसे लीस्ट एग्जाम्प्ट होती है जो 400 रुपये। एक बार आंसर चेक करें, 400 रुपये आ रहा है। 400 मतलब एक महीने का निकाला ना हम लोगों ने पर मंथ, सैलरी तो पूरे साल की टैक्सेबल होगी, तो 12 4 4,800, ठीक है। उसके बाद सी का, मुंबई वाले की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें एचआरए रिसीव हो रहा है 5,000, ठीक है। रेंट पेड कितना है? 6,000। देखो जितना एचआरए रिसीव हो रहा है वहाँ से भी ज़्यादा रेंट मैंने पे किया, तो माइनस 10% ऑफ सैलरी 800, तो ये आ गया हम लोगों का 5,200। और लास्ट है हम लोगों का 50% ऑफ सैलरी। तो 50% ऑफ सैलरी तो 8,000 का, क्योंकि मुंबई है, 50% ऑफ सैलरी या 4,000। तो 4,000 सबसे छोटे वाला है, वो मेरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा।
तो 4000 इंटू 12 48,000 आंसर आना चाहिए, 48,000 आंसर आ रहा है। ठीक है, डी और ई आप लोग अपने आप कर लेना। ठीक है, अब एक फैक्टर मेरे को आपको और समझाना है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नोट्स में आए, नोट्स में सैलरी का मतलब दे रखा है, तो जहाँ पे रूल 2A में अगर आप इनकम टैक्स की साइट पे भी जाके देख लें रूल 2A, तो वहाँ पे सैलरी का मतलब देता है कि सैलरी में के 3 कंपोनेंट आप लोगे इस कैलकुलेशन में। देखो बेटे, बहुत स्टूडेंट जब हम पहली बार इनकम टैक्स पढ़ रहे होते हैं, बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जब मैं आपकी टैक्सेबल सैलरी निकाल रहा हूँ कि टैक्सेबल सैलरी कितनी होगी, तो टैक्सेबल सैलरी में तो आपकी जो भी बेसिक सैलरी आएगी, एचआरए जितना भी टैक्सेबल पार्ट होगा, ठीक है, कुछ भी कमीशन होगी, ठीक है, जो भी आपको मिल रहा होगा वो टैक्सेबल होगा। डीए क्या होता है बेटे? डीए होता है डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस का हिंदी में मतलब होता है महंगाई भत्ता। बेटे जो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं ना, उनकी एक पे स्केल के हिसाब से जॉब चलती रहती है। तो अगर वो 20 साल पहले भी लगे होंगे ना, तो उनकी पे स्केल के हिसाब से ही जॉब चलेगी। लेकिन महंगाई को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट उनको डियरनेस अलाउंस देती है, महंगाई भत्ता। ठीक है, तो जो डियरनेस अलाउंस होता है वो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, पूरा का पूरा। तो ये सारे कंपोनेंट, जितने भी कंपोनेंट होंगे, अभी इसमें रिटायरमेंट बेनिफिट भी आ जाएंगे, पेंशन भी आ जाएगी, अलाउंसेस भी आएंगे, बहुत सारे तरह के पर्क्स भी आएंगे, सब कुछ ऐड होके हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है। सब कुछ ऐड होके हमारी ग्रॉस सैलरी बनती है। और ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शन देते हैं सेक्शन 16 की, 1A की, 2 की और 3 की। ठीक है, ये 3 डिडक्शन दी जाती हैं और उसके बाद टैक्सेबल सैलरी आती है। अब बेटे सिर्फ और सिर्फ जैसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला लगाना होता है, सिर्फ और सिर्फ इस बात को समझिएगा, सैलरी का मतलब सिर्फ इस अलाउंस की कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ और सिर्फ एचआरए की अलाउंस की कैलकुलेशन के लिए, और किसी के लिए नहीं। और कहीं कहीं यूज कर रहा होगा तो जबकि जब देखेंगे, सिर्फ एचआरए की कैलकुलेशन के लिए सैलरी का मतलब लिया जाएगा बेसिक सैलरी, क्वेश्चन में जो दी हुई होगी। डीए, डीए समझ में आ गया। लेकिन डीए 40%, सॉरी, डीए एज पर टर्म्स ही लेना होगा। मतलब क्या बेटे, क्वेश्चन में गिवन होगा कि ये जो डीए है ना, जैसे एक बात समझो कि मेरे मालिक ने मेरे को कहा विशाल तेरा ना डीए 5,000 है इस महीने का। मैंने कहा ठीक है, तो डीए क्या है? महंगाई भत्ता। लेकिन मेरा मालिक जब मेरे को डीए दे रहा है ना, साथ ही साथ कह रहा है विशाल इसमें से ना इतना पैसा ना तू अपने रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बचा लियो। अब उसने एडवाइस की है मेरे को कि इतना पैसा, वो 10% भी हो सकता है, वो 20% भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, मेरे को मतलब नहीं है, मेरे को क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं इसकी आरएनडी में नहीं पढ़ूंगा। ठीक, ठीक है, तो मेरे मालिक ने कहा कि 5,000 मैं तेरे को दे रहा हूं, इसमें से 20% पैसा जो है रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए बचा लियो। लेकिन मेरे को रिसीव कितना हो रहा है? पूरा का पूरा 5,000 हो रहा है। तो जब मैं यहां पे टैक्सेबल सैलरी लिखूंगा ना अपनी, तो डीएनएस अलाउंस पूरा 5,000 ही टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा? पूरा 5,000 ही। लेकिन जब मैं एचआरए अलाउंस की सैलरी की कैलकुलेशन करूंगा, तो वहां पे डीए एज पर टर्म, जितना मालिक ने मेरे को एडवाइस किया था कि इतना रिटायरमेंट के लिए बचा लियो, केवल वो पार्ट जो है वो टैक्सेबल होगा। कमीशन, कमीशन मतलब बेटे कमीशन तो कमीशन होती है, लेकिन अगर आप मार्केटिंग की जॉब में हैं तो आपका मालिक कहता है इससे ज्यादा पीसेस बेचेगा ना तो तेरे को भी कमीशन दूंगा। इसी चक्कर में एम्प्लॉय ज्यादा से ज्यादा सेल कराने की कोशिश करता है। कई बार ऐसा भी होता है तू परचेज सस्ती करके ला, तेरे को कमीशन दूंगा। यहां पे कमीशन केवल और केवल किसकी बात हो रही है? सेल्स की। अगर आपका मालिक आपको कमीशन दे रहा है ऑन सेल्स, तो वो कमीशन जो सेल्स के ऊपर आपको मिल रही है, कोई फिक्स कमीशन है वो यहां पे नहीं आएगी, कोई परचेज के ऊपर कमीशन है वो यहां पे नहीं आएगी, किसी और तरह की कमीशन है वो नहीं आएगी कि तू ये प्रोजेक्ट पूरा करवा दे तेरे को इतनी कमीशन मिलेगी ना। उसने कहा सेल्स के ऊपर जो कमीशन बनती है वो। तो जब हम एचआरए में सैलरी ढूंढ रहे होंगे तो सैलरी के कंपोनेंट, क्योंकि हमें सैलरी यहां पे चाहिए और यहां पे चाहिए, तो इन दोनों जगह पे सैलरी हम कैसे निकालेंगे? बेसिक सैलरी प्लस डीएस पर टर्म प्लस कमीशन ऑन सेल्स, ये लिया जाएगा। समझ में आती है बात? तो यहां पे मेरी चीजें पूरी होती हैं। लेकिन अब एक टेक्निकल पार्ट जरा ध्यान से सुन ले, मैं 2-3 चीजें आपको कराता हूं। पहले पॉइंट नंबर 4 देखें, वेयर कैलकुलेशन ऑफ एनी ऑफ द अबव लिमिट कम्स टू नेगेटिव इट विल बी कंसिडर्ड एज निल। और वो कहां पे आएगा? आपको समझ में आ गया होगा, बी पॉइंट में आएगा। केवल एक नई चीज समझिएगा, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वाइफ के नाम घर है,
और हस्बैंड एचआरए क्लेम कर रहा है अपनी कंपनी से और वाइफ को रेंट दे रहा है, क्या हस्बैंड एचआरए की एग्जेम्पशन क्लेम कर सकता है इस क्लॉज पे? सर, केस आया बजरंग प्रसाद रामधरी वर्सेस सीआईटी का, आईटीएटी अहमदाबाद का, और इसने इस जजमेंट में कहा गया, आईटीएटी ने, ऑनरेबल आईटीएटी ने इस जजमेंट में कहा कि अगर ये प्रूव किया जा सकता है कि हस्बैंड ने वाइफ को या वाइफ ने हस्बैंड को, या इवन जैसे बच्चे हैं अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं लेकिन अब कमाना शुरू कर दिया तो अपने पेरेंट्स को अगर रेंट दे रहे हैं तो उस बेसिस पे भी उनको एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। तो क्या कहता है, एग्जेम्पशन इज अवेलेबल इवन इफ हाउस इज ओन्ड बाय द क्लोज रिलेटिव, वाइफ, मदर, फादर, एंड फॉर विच रेंट इज रेगुलरली पेड, दैट शुड बी अ बैंक ट्रांसफर, क्योंकि आज जब भी आप प्रूव कर पाएंगे तो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। ये बात आपको समझाना इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रहनी चाहिए। अगर आप न्यू स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं जहाँ पे स्लैब रेट बहुत सारे हैं, न्यू स्कीम ऑप्ट कर रहे हैं तो आपको एचआरए की एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी। जितना भी एचआरए आपको एम्प्लॉयर से मिला वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। एक टेक्निकल पॉइंट मैं आपको बता के ही छोड़ सकता हूँ, वो इसमें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ऑलरेडी आधा घंटा तो एचआरए को एक्सप्लेन करने में लग गया मेरे को। देखिए, एचआरए के क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें इफेक्ट करती हैं। एचआरए के क्वेश्चन को एचआरए रिसीव्ड, लोकेशन ऑफ, लोकेशन वेयर एम्प्लॉय रिसाइड्स, ठीक है ना, रेंट पेड और इसके अलावा सैलरी वाले कंपोनेंट, ये सारे क्वेश्चन को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई भी कंपोनेंट अगर क्वेश्चन में चेंज हो रहा है, जैसे आपको 6 महीने के लिए एचआरए 5,000 मिला, उसके बाद आपका एचआरए आपको 7,000 मिलने लगा, तो जहाँ पे भी कोई कंपोनेंट चेंज हो रहा है वहाँ पे आपको एचआरए को अलग स्प्लिट करना पड़ेगा। एक तरह से उस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा और 6 महीने की कैलकुलेशन अलग करेंगे, 6 महीने की अलग करेंगे। मैं एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ। ये अप्रैल 21 है, ये मार्च 22 है, ठीक है। आपने 3 महीने एचआरए 5,000 रुपये का रिसीव किया, उसके बाद आपका फिर 3 महीने के लिए ये 7,000 हो गया, उसके बाद 7,000 कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन उसके बाद आपकी सैलरी का इफेक्ट, सैलरी में कोई भी चेंज आ गया, सैलरी आपको 50,000 मिल रही थी, बाद में आपको 70,000 मिलने लगी सैलरी, तो उस केस में आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन एक तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3। तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल क्लास में सीखते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। और इवन सीए इंटर लेवल पे तो ये क्वेश्चन पूरा फुल फ्लेज भी आ सकता है, जैसे एचआरए का ही इंडिपेंडेंट क्वेश्चन दे दिया। तो ये टॉपिक मैंने एक ऐसा लेने की कोशिश की जो सीए इंटर, सीएमए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल एंड इवन ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हमारी जेजे एडू ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आ रहा है, डाउनलोड कीजिए, वहाँ पे आपको डेमो क्लासेस देख के पता चल जाएगा कि फैकल्टीज़ कैसा पढ़ाती हैं और आपको बड़े ही अफोर्डेबल रेट्स पे हमारी क्लासेस मिल जाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स।